लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपना मनी का जो है चौथा लेक्चर है, ठीक है। मनी का अपना फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि आपके आने वाले बीएचयू, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआर के एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों एक ही वीडियो आपके कितने एग्जाम में काम आएंगे, बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में काम आएगा, एमकॉम एंट्रेंस में, डीयू एमकॉम एंट्रेंस में और अदर यूनिवर्सिटीज के एमकॉम एंट्रेंस जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ, डीयू एमकॉम, ठीक है ना, जामिया, इन सब में भी आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह पे बीएचयू बीकॉम का एग्जाम देना है आपको। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो वहां पे भी आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसका मनी का टॉपिक है जिसका नाम है मॉनेटरी स्टैंडर्ड। ये क्या होता है हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे खास बात इस चीज की कि आपने क्लास 12th में इसको नहीं पढ़ा है अगर आप लोग बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस देने जा रहे हो, ठीक है ना। तो 12th में आपने इसको नहीं पढ़ा। अगर आप लोग एमकॉम एंट्रेंस देने जा रहे हो तो भी शायद आपने इसको बीकॉम में अपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इसको समझेंगे कि ये होता क्या है और बहुत ही गहराई से क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि कॉमन सेशन आपको बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोर्सेज को ज्वाइन करने के आप लोग कॉमन सेशन के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हम लोग की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे खास बात दोस्तों, हम लोग की खुद की प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंच जाएंगे जो कि आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दोस्तों वेट मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर 250 से भी ज्यादा सेक्शन बीएचयू के अंदर हम लोगों ने करवाया है, ठीक है ना, बीकॉम में, एमकॉम सारे कैंपस के अंदर। और दोस्तों फर्स्ट रैंक भी हम लोग के साइड से ही है, ठीक है। तो वेट मत कीजिए, जाइए जाके ज्वाइन कीजिए कोर्सेज को, ओके। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों मॉनेटरी स्टैंडर्ड, दोस्तों ये क्या होता है। द टर्म मॉनेटरी स्टैंडर्ड रिफर टू द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड मनी यूज इन अ कंट्री। मॉनेटरी स्टैंडर्ड हमको ये बताता है कि किस टाइप का पैसा हमारे देश में चल रहा है। मतलब मॉनेटरी स्टैंडर्ड ये बताने की कोशिश करता है कि किस टाइप का पैसा, किस टाइप की करेंसी हमारे देश में चल रही है, ठीक है ना, किस टाइप की स्टैंडर्ड मनी। दोस्तों द स्टैंडर्ड मनी ऑफ कोर्स इज दैट लीगल मनी। स्टैंडर्ड मनी एक ऐसी लीगल कानूनी मनी होती है जिस मनी की मदद से गवर्नमेंट जो है खुद अपने उधारों को चुकाता है। जब गवर्नमेंट अपने उधारों को खुद चुकाया है उस पैसे से तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड मनी, ठीक है ना। दोस्तों एक मनी होती है इमरजेंसी मनी, जो इमरजेंसी के टाइम पे इशू की जाती है, बाद में उसकी वैल्यू नहीं होती है। बट ये वो मनी होती है जो गवर्नमेंट खुद ही इशू किया हुआ है एंड अपने सारे उधारों को, सारे कामों को इसी पैसे की मदद से वो करता है, ठीक है। दोस्तों इफ द स्टैंडर्ड मनी हैपेंस टू बी मेड ऑफ गोल्ड, अगर मान लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड मनी है वो गोल्ड की मदद से बनी है। किसकी मदद से बनी है, गोल्ड की मदद से बनी हुई है, तो हम लोग कहेंगे कि भैया क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। बात समझो, अगर स्टैंडर्ड मनी गोल्ड से बनी हुई तो हम लोग कहेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर मान लो स्टैंडर्ड मनी पेपर से बनी हुई तो हम लोग कहेंगे पेपर स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। इतना सिंपल है भैया। किसी भी देश के अंदर अगर पैसा जो है गोल्ड से बनाया गया स्टैंडर्ड मनी तो गोल्ड स्टैंडर्ड कहेंगे। वहां पे कौन सा स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आए हैं, ठीक है, और सब खत्म भी हुए हैं। फिर आज के टाइम पे कौन सा स्टैंडर्ड है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो भैया ये देखो, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले था मेटालिक स्टैंडर्ड, क्या था, मेटालिक स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर आया आपका पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो भैया जो मेटालिक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर आपका 3 चीजें हैं, मोनोमेटालिज्म, बाईमेटालिज्म और अदर, ठीक है ना। मोनोमेटालिज्म के अंदर आता है सिल्वर और गोल्ड। फिर उसके बाद दोस्तों गोल्ड के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें अपने को ये सब पढ़ना है, गोल्ड बिलियन पढ़ना है, गोल्ड एक्सचेंज पढ़ना है, गोल्ड पैरिटी पढ़ना है, गोल्ड रिजर्व पढ़ना है, ये सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। अब दोस्तों जो मोनोमेटालिज्म में सिल्वर होता है जिसको क्या बोलते हैं, रिजेक्ट कर दिया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हॉयसेल कमिटी। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि भैया जो सिल्वर स्टैंडर्ड था, जो मेटालिक के अंदर सिल्वर स्टैंडर्ड था जिसको हॉयसेल कमिटी के रिकमेंडेशन पे रिजेक्ट कर दिया गया, कहा कि नहीं भैया ये सही नहीं है। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे, हॉयसेल कमिटी के रिकमेंडेशन पे, इसको याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों जो बाईमेटालिज्म जिसके अंदर गोल्ड, अभी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, अभी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों जो गोल्ड और सिल्वर के थ्रू बाईमेटालिज्म में था, ठीक है, जो कि 1902 तक था, जिसके अंदर आता है येम्पिंग बाईमेटालिज्म और पैरेलल बाईमेटालिज्म। अब ये क्या होता है देखेंगे, ठीक है ना। तो मोनोमेटालिज्म के अंदर है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर स्टैंडर्ड को रिजेक्ट कर दिया गया था हॉयसेल कमिटी के रिकमेंडेशन पे, मतलब इस स्टैंडर्ड का नहीं भैया, इसको हटाओ, ठीक है। उसका दोस्तों गोल्ड के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, इसके अंदर 4 ठो है, ठीक है। फिर बाईमेटालिज्म में गोल्ड और सिल्वर है जिसमें 1902 तक चला ये, इसके अंदर 2 है। फिर अदर के अंदर आता है सिमेटालिज्म, जिसको एक्सेप्ट किया गया था इन 1881 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मार्शल। ये पूछा गया है कि भैया किस के रिकमेंडेशन पे सिमेटालिज्म को एक्सेप्ट किया गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
ठीक है ना, माइसाई। एंड दोस्तों फिर एक आता है मल्टी मेटाइज्म। क्या था, मल्टी मेटाइज्म, जैसे बहुत सारे मेटाई को यूज किया जाता है। तो ये अभी हम नीचे देखेंगे। अब आता है पेपर करेंसी के अंदर फी और मैनेज्ड, तो इसको भी नीचे देखेंगे। ये बस मैं आपको चार्ट दिखाया हूँ जिससे नीचे आपको समझने में आसानी हो। अब आते हैं पहला, देखो अपना चार्ट में क्या था, मेटाइक स्टैंडर्ड। तो भैया आगे मेटाइक के ऊपर दोस्तों मेटाइक स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या होता है, चलो हम लोग इसको देखते हैं। तो भैया मॉनेटरी यूनिट अंडर मेटाइक स्टैंडर्ड कंप्राइज क्वाइंस। दोस्तों ये क्वाइन से बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाइन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड क्वाइन बनते हैं। मतलब मेटाइक स्टैंडर्ड के अंदर जो भी पैसा होता है वो सिक्कों से बनता है, किससे बनता है, क्वाइन से बनता है, ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों इसके अंदर दो कैटेगरी थी, ऊपर देख लो आपका मोनोमेटाइज्म और बायोमेटाइज्म, दो मेन है। तो भैया पहला है मोनोमेटाइज्म। मोनोमेटाइज्म क्या होता है दोस्तों, ओनली जब केवल एक ही मिठाई का इस्तेमाल करते हैं कॉइन बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं मोनोमेटाइज्म। इस बात को ध्यान रखना कि भैया जब हम लोग मोनोमेटाइज्म का मतलब होता है जब एक ही धातु का इस्तेमाल करके कॉइन्स को बनाया जाता है। बायोमेटाइज्म का मतलब क्या होता है, जब टू मेटल इज यूज्ड टू मेक कॉइन्स, सोना और चांदी, जब दो मेटल का इस्तेमाल करके कॉइन्स को बनाया गया, सोने का अलग सिक्का, चांदी का अलग सिक्का, मिला के नहीं, मिलाने की बात नहीं हुई है, ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों आता है, ये तो आपका हो गया, आप देख लो यहाँ पे चार्ट को देखते चलो, मोनोमेटाइज्म भी हो गया, बायोमेटाइज्म भी हो गया। अब बायोमेटाइज्म के दोस्तों अंदर आता है लिंपिंग बायोमेटाइज्म और पैरे बायोमेटाइज्म। ये क्या होता है, वन मेटल कॉइन इज फ्री इन सर्कुलेशन, मतलब जो एक मेटल कॉइन होता है वो सर्कुलेशन में फ्री होता है, जैसे गोल्ड, मतलब क्या है, गोल्ड आसानी से लोग इसको इस्तेमाल करें। बट जो अदर होता है इज नॉट कॉइनेज ऑफ द सिल्वर कॉइन इज नॉट फ्री, मतलब दूसरा वाला आसानी से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर लिंपिंग बायोमेटाइज्म है तो भैया इसका मतलब ये होता है कि दो मेटल से सामान बना होगा, क्योंकि ये बायोमेटाइज्म का ही पार्ट है। तो एक मेटल जो होगा, मान लेते हैं गोल्ड, ये फ्री सर्कुलेशन में है, लोग आसानी से इसको यूज कर जाए, हाँ ये तो देते हैं सामान को खरीदने बेचने के लिए। बट जो अदर वाला है वो कॉइनेज के नहीं होता है, वो क्या होता है, आसानी से इस्तेमाल नहीं होता है कि हाँ इस्तेमाल करो यूज करने के लिए, आम जनता के लिए नहीं होता, ठीक है। ये राजा महाराजा वालों की बात हुई है पुराने टाइम की। पहले बायोमेटाइज्म क्या होता है, एक्सचेंज रेट, इसका जो एक्सचेंज रेट होता है इज फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस विच इज नॉट फिक्स। मतलब कि पहले बायोमेटाइज्म में अगर किसी करेंसी को किसी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं तो भैया वो फ्लक्चुएट करता है, एक्सचेंज रेट इज फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस। और भैया मार्केट प्राइस भी फिक्स नहीं होता है, कब कितनी वैल्यू हो जाए पता नहीं होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल बायोमेटाइज्म। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये भी अपना हो गया, दोनों को टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब आता है अदर। अदर के अंदर आता है सिमेटाइज्म, ये याद है ना ऊपर देखो, सिमेटाइज्म, जितना काम का उतना पाओ केवल, ठीक है, ज्यादा पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। सिमेटाइज्म को एक ऐसा था जिसको एक्सेप्ट किया गया था 1881 के अंदर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ माइसाई। माइसाई के कहने पे इस सिमेटाइज्म को एक्सेप्ट किया गया था फॉर सेविंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ गीसम लॉ। दोस्तों गीसम का लॉ था, अब ये गीसम लॉ क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे। गीसम लॉ की कुछ कमियां थी, उस कमियों से बचने के लिए इस सिमेटाइज्म को इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। अब गीसम लॉ ने क्या बोला था उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आता है मल्टीमेटाइज्म, ये क्या होता है, दिस इज अनलिमिटेड ईगल टेंडर मनी। अब आपको तो पता ही है कि अनलिमिटेड ईगल टेंडर मनी का क्या होता है कि कोई पैसा जब हम लोग अनलिमिटेड अमाउंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं अनलिमिटेड ईगल टेंडर मनी, ठीक है ना। मल्टीमेटाइक कॉइन्स आर सर्कुलेशन एट अ टाइम, मतलब बहुत सारे मल्टीमेटाइक, बहुत सारे धातुओं के कॉइन यूज में थे, लोग उसको यूज कर रहे थे, ठीक है। तो भैया आपने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो अच्छे से देखना है इसको आपको, ठीक है। अब आता है गोल्ड स्टैंडर्ड। भैया बहुत बार बीकॉम में और एमकॉम में तो क्वेश्चन भरमार दी गई है इसकी, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे ध्यान दो, गोल्ड स्टैंडर्ड, ग्रेट ब्रिटेन इज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द गोल्ड स्टैंडर्ड। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भैया ब्रिटेन, कौन, ब्रिटेन जो था सबसे पहले उसने जो है गोल्ड स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। गोल्ड स्टैंडर्ड इज द सिचुएशन इन विच कंट्री गिव्स इक्वल वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ मनी एंड फिक्स क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। मतलब कहने का मतलब क्या है, सोने के हिसाब से ही पैसे की वैल्यू होती थी। गोल्ड स्टैंडर्ड इज द सिचुएशन इन विच, जिसके अंदर कंट्री गिव्स इक्वल वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ मनी, जो भी मनी की वैल्यू होगी वो सोने के हिसाब से होगी, मतलब सोना कितना है सोने के हिसाब से पैसे की वैल्यू होगी। अब दोस्तों इसके फीचर्स को देख लो, ठीक है ना। डिफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मनी इन टाइम ऑफ गोल्ड, मतलब कि जो भी मनी की जो, जैसे कि इसमें क्या है, सोने को हमने बेस माना हुआ है इसलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलेंगे। जो भी मनी की डेफिनेशन है वो सोने के टाइम में ही होगी। मतलब अगर हम बोले हैं कि 10 रुपए का सिक्का मान लो तो 10 रुपए का सिक्का सोने के टाइम में बोलेंगे, 10 ग्राम सोना ऐसे बोलेंगे। गोल्ड मनी इज अनलिमिटेड टेंडर मनी, अनलिमिटेड टेंडर मनी थी फॉर ऑल टाइप ऑफ पेमेंट। भैया
अगर जिस टाइम पे ये गोल्ड स्टैंडर्ड था उस टाइम पे क्या था कि सोने की मदद से ही पेमेंट किया जा रहा था, सोने के सिक्कों की मदद से ही पेमेंट किया जा रहा था। और टाइप ऑफ डेप्ट, जितना भी डेप्ट है, उधार है, ये पे बाय आइदर इन गोल्ड, या तो उसको गोल्ड में पे करेंगे या तो मनी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, जो भी मनी है उसको गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे फिर पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो भी सामान खरीदना है, बेचना है और दोस्तों उधार चुकाना है, सब कुछ गोल्ड के टाइम में होगा। सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब सोना खरीदना और बेचना किसके हाथ में है, उस समय की जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी थी, जो भी उस समय सिक्का, सोना, चांदी, जो पैसा बना रही थी उसके हाथ में है। आम जनता आसानी से सोने को खरीद नहीं सकती थी, ठीक है ना, सोने को, ठीक है ना। खरीदने बेचने की बात हो रही है, यूज करने, यूज तो कर सकती है, खरीदने बेचने की बात हो रही है। फ्री कॉइनेज ऑफ गोल्ड, दोस्तों ये वर्ड याद करियो, बार बार आएगा, ये फ्री कॉइनेज बार बार आएगा। पीपल आर फ्री टू गेट देयर गोल्ड कन्वर्टेड इनटू अदर कॉइन, लोग आजाद हैं कि अपने पैसे को अदर कॉइन्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। मतलब कि फ्री कॉइनेज ऑफ गोल्ड का क्या मतलब होता है, पीपल आर फ्री टू गेट देयर गोल्ड कन्वर्टेड इनटू अदर कॉइन। मान लो मेरे पास एक सोने का सिक्का है जो 50 रुपए का है, मान लेते 50 रुपए का सोने का सिक्का है, हम चाहें तो उसको पिघलवा के 10-10 रुपए का 5 बनवा सकते हैं, मेरी मर्जी है, इसलिए इसको कहते हैं फ्री कॉइनेज ऑफ गोल्ड। मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर आम जनता आसानी से अपने पैसे को पिघलवा के किसी और मॉनेटरी यूनिट में कन्वर्ट करवा सकती है, ठीक है ना। कन्वर्टिंग ऑफ अदर टाइप ऑफ मनी इनटू गोल्ड, और अदर पैसे को भी मनी के गोल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसके फीचर्स हैं, इस फीचर्स को ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों फंक्शंस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, टू क्यों सोने को इस्तेमाल किया गया मनी के लिए, तो इसलिए किया गया टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द इंटरनल प्राइस लेवल, अपने देश के अंदर जो प्राइस है, महंगाई का लेवल वो मेंटेन है, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है ना। एक अच्छा चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, टू मेंटेन। आज भी दोस्तों हम बता दें, आज भी कहीं ना कहीं जितना पैसा गोल्ड, सोना आरबीआई के पास में है हमारे देश में, उसके हिसाब से ही पैसे को प्रिंट किया गया है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर दो, कितना पैसा हमारे पास है, कितना सोना चांदी है, कितना फॉरेन रिजर्व है, उसके हिसाब से हमारे देश में पैसे को प्रिंट किया गया है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर डालो। टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट, भैया फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक करेंसी दूसरे करेंसी में कितने रेट में कन्वर्ट होती है, इसको मेंटेन करने के भी सोना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भैया ये है गोल्ड स्टैंडर्ड का फंक्शन। दो काम था इसका कि इंटरनल प्राइस लेवल को मेंटेन करना और फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करना, कि ऊपर नीचे ना हो भैया, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता क्या है। जब भी सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन भैया इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, उसके बाद इसका मतलब हमें अपने पैसे की जो वैल्यू है वो सोने के टाइम में देखेंगे, सोने को इस्तेमाल करेंगे। और फ्री कॉइनेज है, मतलब लोग आसानी से अपने सोने के सिक्कों को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्यों था, फंक्शन क्या था वो बता दिया। अब दोस्तों ये देखो, ये याद कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 टाइप के गोल्ड स्टैंडर्ड है। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा नहीं है, तो भैया गोल्ड करेंसी सबसे पहले, गोल्ड बिलियन, गोल्ड एक्सचेंज, गोल्ड रिजर्व, गोल्ड पैरिटी। तो भैया ये पांचों के नाम भी याद करियो, कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा है, कौन सा, कुछ और नाम घुसा देगा बीच में, ठीक है। तो पढ़ने जाए गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, क्या पढ़ने जाए, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। तो भैया दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ये एग्जाम में पूछा गया है भैया सबसे ओल्डेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, तो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड सबसे ओल्डेस्ट है। दोस्तों इसका नाम भी बहुत सारा है, इसका नाम है ऑर्थोडॉक्स गोल्ड स्टैंडर्ड, ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड एंड फुल गोल्ड स्टैंडर्ड। ये 3 नाम आपको याद करने हैं, 3 नाम आपको याद करने, एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों अंडर दिस, इसके अंदर गोल्ड कॉइन है एक्चुअल इन सर्कुलेशन, एक्चुअल में सोने के सिक्कों को लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ पेपर एंड अदर टाइप ऑफ करेंसी आर आल्सो, उसको भी इस्तेमाल करते थे। टोकन कॉइन्स, पेपर नोट और आल्सो इन सर्कुलेशन, मतलब कि पेपर नोट्स को भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। दोस्तों फ्री कॉइनेज देखो आगे ना, इसका मतलब होता है कि लोग आसानी से अपने सिक्कों को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ गोल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ही सोना खरीद और बेच सकती है, आम जनता नहीं, ठीक है ना। अब दोस्तों फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड अंडर दिस स्टैंडर्ड, आप आसानी से सोने को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोल्ड इज द मेजर वैल्यू, किसी भी सामान की वैल्यू को नापने की क्या इस्तेमाल होता था, सोना इस्तेमाल होता था। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, फेयर वेदर फ्रेंड, ये आपसे पूछ देगा कि भैया फेयर वेदर फ्रेंड मतलब कि अच्छे मौसम का साथी, बुरे मौसम का साथी, अच्छे मौसम का साथी। तो भैया हमदर्द का साथी कह सकते हो। अगर ये आपको लाइन दिखाई देगी तो ये किस स्टैंडर्ड में बात की गई है, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड के अंदर, ये देख लो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड के अंदर फेयर वेदर फ्रेंड की बात की गई है, एग्जाम में आया हुआ है। ये एनटीए नेट के एग्जाम में पूछता है, सोचियो इतना टेक्निकल क्वेश्चन है।
मतलब कि दोस्तों सोना होता है तो कभी भी आप कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होती है ज़्यादा। तो फेयर वेदर फंड किस करेंसी स्टैंडर्ड में यूज़ किया गया है? गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अब दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना होगा, ठीक है ना, इसका एक मेरिट भी, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड का एक तो मेरिट भी है कि भैया फुल पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये आप ऐड करियो। क्या है कि भैया ये इसका बहुत खास बात है कि पब्लिक को इस स्टैंडर्ड के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इसको आप नोट डाउन करियो मेरिट के अंदर, मतलब एडवांटेज ये इसका एडवांटेज, इसको नोट डाउन करियो। फुल पब्लिक कॉन्फिडेंस है इस स्टैंडर्ड के ऊपर, एग्जाम में पूछा हुआ है क्योंकि ये, ठीक है। अब दोस्तों आता है गोल्ड बिलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड बिलियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों गोल्ड बिलियन स्टैंडर्ड इज ओनली रिवाइज फॉर्म ऑफ गोल्ड, मतलब कुछ पुराने वाले का ये क्या है, एक रिवाइज फॉर्म है, मतलब उसको एडवांस करके बनाया गया है, मतलब पुराने वाले का क्या है, एक एडवांस फॉर्म है। इट वॉज इवॉल्व्ड एंड अडॉप्टेड बाय सम यूरोप कंट्री आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे जो यूरोपीय देश थे, यूरोप के जो देश थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड बाई ग्रेट ब्रिटेन इन 1925, भैया 1925 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन ने इसको अडॉप्ट किया था। बात तो हो चुकी है, पहले देखो किसको किया था, ग्रेट ब्रिटेन ने इसको किया था, फिर बाद में देखो इसको किया, क्योंकि ये उसका रिवाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। ऑल्सो रिकमेंडेड बाई हीटन यंग कमीशन, भैया हीटन यंग कमीशन ने इंडिया के अंदर इसको 1926 के अंदर रिकमेंड किया था कि भैया इंडिया वाले भी इसको अडॉप्ट करियो, ठीक है भैया। अडॉप्ट करने की बात कही थी तो रिकमेंड किया था, अभी अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। दिस सिस्टम इज फाइनली गिवन अप बाय फ्रांस, फ्रांस ने सिस्टम को क्या कर दिया, गिवन अप, छोड़ दिया, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, गिवन अप का मतलब होता है इसने फ्रांस ने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। इस सिस्टम को फ्रांस ने क्या कर दिया, गिवन अप कर दिया, इसको यूज करना बंद कर दिया, ठीक है। अंडर दिस टोकन और पेपर मनी आर सेक्यूर्ड व्हिच आर कन्वर्टेबल टू गोल्ड, इसमें हम लोग टोकन मनी को इस्तेमाल करते हैं और पेपर मनी को इस्तेमाल करते हैं जो कि सोने के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि सोने के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। मान लो कि मेरे पास टोकन कोई सिक्का है या फिर कोई पेपर करेंसी है, आप चाहोगे तो आपको उसको कन्वर्ट करके आपको बदले में सोने का सिक्का या सोने का चीज दे दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। दिस सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटेन एंड इंडिया इन 1925 बट रिजेक्टेड इन 1927, मतलब कि देखो इंडिया की तो बात की गई थी, इंडिया ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया था, बात हो रही थी। तो दिस सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटेन एंड इंडिया इन 1925, 1926 में पहले से मतलब यूज हो रहा था 1925 में, बट रिजेक्ट कर दिया गया 1927 के अंदर। एक्चुअल में जो बात यहाँ पे हुई थी, इंडिया जो था, इंडिया भी इस सिस्टम के साथ ही चल रहा था, ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था। बाद में जो ये यंग कमीशन जो आया था, इसने बोला कि भैया इंडिया आपको ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब कि सब लोग माने कि हाँ भैया आपके यहाँ पे ये चल रहा है, बट यूज तो इंडिया पहले से ही कर रहा था, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो भैया इसको एक्सेप्ट किया था ब्रिटेन और इंडिया ने 1925 में, बट रिजेक्ट कर दिया 1927 में, क्योंकि इसकी बहुत सारी कमियां भी थी, ठीक है ना। तो ये तो ऑफिशियल बात हो गई, अनऑफिशियल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोस्तों नो सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन, कोई भी गोल्ड कॉइन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, ऐसा नहीं कि सोने का सिक्का ये दे है, ठीक है ना, चीप, उसके बदले में चीप मेटल इस्तेमाल करते थे, पेपर नोट इस्तेमाल करते थे, सोना उतना था ही नहीं, ठीक है। बट वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स एंड पेपर नोट आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ गोल्ड, मतलब इन सब की वैल्यू सोने के टाइम में ही थी। अगर मेरे पास 10 रुपए का नोट है तो उतना सोना है सरकार के पास में, ठीक है। नो फी क्वाइनेज ऑफ गोल्ड, कोई भी आसानी से अपने पैसे को कन्वर्ट नहीं करवा सकता है सोने के अंदर, नो, यहाँ पे लिखा हुआ है नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। पेपर मनी इज नॉट बैक्ड अप बाय फुल गोल्ड, जो पेपर मनी है उसके पीछे उतना सोना नहीं होता था, ठीक है ना। पेपर मनी इज नॉट बैक्ड अप बाय फुल गोल्ड, पेपर मनी इज नॉट 100% बैक्ड अप बाय फुल गोल्ड रिजर्व। इसका मतलब ये है, मान लो कि अगर 1 करोड़ रुपए छापा गया है तो 1 करोड़ का सोना नहीं था अपने पास, ठीक है ना, ये इसकी बहुत बड़ी कमी थी, मतलब जितना सोना नहीं था उससे ज्यादा पैसा छाप के रखे हुए थे। सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड एट फिक्स्ड रेट, मतलब सोना खरीदना है या बेचना है तो एक फिक्स रेट था। नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट कुछ भी मना नहीं करेगी आपको, बट खरीदना है, एक दाम फिक्स है, दाम पे खरीदो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आसानी से इंपोर्ट करो, आसानी से एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि भैया हीटन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंडिया ने इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था, बट 1925 यही यूज कर रहा था, ठीक है ना, अनऑफिशियल, ठीक है ना, अनऑफिशियल 1925 पे एक्सेप्टेड था, बट 1927 में इसको बंद कर दिया यूज करना, क्योंकि इसमें फुली बैकअप बाय पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उतना सोना है ही नहीं और पैसा छाप के बैठे होंगे हम लोग, ठीक है। अब आता है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में इसको डेवलप किया गया था थ्रू इंडिया, इंडिया की मदद से और अदर कंट्रीज की मदद से, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड।
दिस सिस्टम इज फाउंडेड सुटेबल फॉर अंडर डेवलप कंट्री, ये अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए सुटेबल था, जैसे इंडिया उस समय अंडर डेवलप थी तो इंडिया के लिए सुटेबल था। विच कुड नॉट द लग्जरी ऑफ फुल गुड, जो भैया फुल गुड स्टैंडर्ड को इस्तेमाल नहीं कर पाए थे उनके लिए ये सिस्टम बहुत अच्छा, जिनके पास सोना नहीं बहुत ज्यादा है उनके लिए, सोना मतलब सोना यूज करने वाला, सोने वाला सोना नहीं, सोना यूज करने वाला, जिन कंट्री के पास में सोना बहुत सारा नहीं था वो लोग इस मेथड को अडॉप्ट किए थे। अंडर दिस मेथड देयर नाइदर गोल्ड मनी और गोल्ड यूनिट इन सर्कुलेशन, ऐसा कुछ नहीं था कि सोने का सिक्का या फिर सोने की बनी हुई चीजों को हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है ना। बट कन्वर्टेबल इनटू दैट टाइप ऑफ फॉरेन मनी विच आर ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब क्या बताया, बहुत टेक्निकल बात बताया यहाँ पे ये। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर देयर नाइदर गोल्ड मनी, ना ही गोल्ड मनी और गोल्ड यूनिट या गोल्ड की कुछ चीज इन सर्कुलेशन हमारे देश में यूज नहीं की जाती थी, मतलब सोने का सिक्का हम लोग आपस में इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, ना ही उसको हम लोग कन्वर्ट करवाए थे गोल्ड के अंदर। बट इन दैट टाइप ऑफ फॉरेन मनी विच आर ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब हम लोग फॉरेन मनी के हिसाब से, देखो इसका नाम क्या है, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, मतलब कि फॉरेन करेंसी, मान लो कि अमेरिका का डॉलर है तो हम लोगों ने कहा कि भैया अमेरिका के डॉलर के हिसाब से हमारे देश की करेंसी होगी, बट अमेरिका का जो डॉलर है वो एक्चुअल में बेस्ड किसके ऊपर है, सोने के ऊपर है। मतलब वो करेंसी, जिस भी देश की करेंसी के हिसाब से हमारे देश की करेंसी वैल्यू की जाएगी वो करेंसी सोने के ऊपर ही बेस्ड होगी, ठीक है ना। फ्रॉम 1900 टू 1907 इट वाज सर्कुलेशन इन इंडिया, इंडिया में इसको, इंडिया में ये सर्कुलेशन में था, ठीक है ना। ओके दोस्तों, सर्कुलेशन ऑफ टोकन मनी एंड इनकन्वर्टेबल पेपर मनी करेंसी गोल्ड कॉइन्स डज नॉट सर्कुलेट इन द कंट्री, भैया सोने के सिक्के इस्तेमाल नहीं कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, हम लोग अदर चीजें इस्तेमाल कर रहे थे। इनडायरेक्ट लिंक विद गोल्ड, मतलब डायरेक्टली सोने से कोई मतलब नहीं था, ऐसा नहीं कि सोना है सोने के हिसाब से पैसा बनाइए इस्तेमाल किया है। हम लोग ने क्या किया, कहा कि भैया अमेरिका के पास देखो सोना है, उसने अपना पैसा छापा हुआ है तो हम लोग उसके पैसे के हिसाब से अपने करेंसी की वैल्यू को रखेंगे, ठीक है भैया, अच्छी बात है। करेंसी हैज नो डायरेक्ट लिंक विद द गोल्ड, कोई भी सोने से डायरेक्ट रिश्ता नहीं था, बट इट इज कन्वर्टेबल एट अ फिक्स रेट, इसको हम लोग फिक्स रेट से कन्वर्ट कर देते इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश की करेंसी के हिसाब से, विच इज ऑन दी गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कि सोने के ऊपर ही बेस्ड थी। कितनी अच्छी बात है। गोल्ड अवेलेबल ओनली फॉर मेकिंग फॉरेन पेमेंट, सोना था बट केवल फॉरेन पेमेंट करने के लिए, दूसरे देश को पेमेंट करने के लिए। एब्सेंस ऑफ फ्री गोल्ड मार्केट, कोई भी सोने की मार्केट नहीं थी, देयर इज नो फ्री मार्केट फॉर गोल्ड, सोने की कोई मार्केट नहीं, क्योंकि सोना बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इसी आसानी से खरीदने बेचने की बात नहीं की गई। पेमेंट ऑफ अब्रॉड आर एक्सेप्टेड आइदर इन गोल्ड, जो भी पेमेंट बाहर से आएगी उसको सोने में एक्सेप्ट करेंगे या फिर उस करेंसी में एक्सेप्ट करेंगे, वो करेंसी जो सोने के ऊपर बेस्ड है। मान लो कि चाइना से सामान खरीदा, चाइना कहा भैया ये लो पैसा, तो हम कहेंगे भैया आपकी जो करेंसी है वो सोने के ऊपर बेस्ड है, वो कहेगा हाँ तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो कहेंगे सोना दो हमको, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम गोल्ड इज नाइदर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गोल्ड को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं करते थे, और एक्सचेंज नॉन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, किसी भी वैल्यू को भी सोने के टाइम में नहीं निकालते थे। बट इवन देन द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर इनडायरेक्टली, भैया इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हर चीज का दाम सोने के ऊपर ही डिपेंड था, सोने के ऊपर ही डिपेंड था, ठीक है। कितनी अच्छी बात है। अब आता है गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड इन, ये 1936 में डेवलप हो चुका था, 1936 में डेवलप हो चुका था, ठीक है। रिवाइज फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ये क्या है, रिवाइज फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, इसका क्या है, रिवाइज फॉर्म है, ठीक है ना। नो लिंक विद द गोल्ड, सोने से कोई भी लिंक रिश्ता नहीं था, ठीक है। गोल्ड इज नाइदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ना ही गोल्ड किसी चीज को एक्सचेंज करने का माध्यम था, ना ही किसी वैल्यू को नापने का स्टैंडर्ड था, ठीक है, अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड वाज टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, ये इस बात पर ध्यान रखता था कि भैया जो भी एक्सचेंज रेट है, अगर एक देश दूसरे देश से कोई सामान खरीद रहा है तो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो घटे बढ़े ना, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि भैया किस स्टैंडर्ड के अंदर एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड बनाया गया था, तो गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड के अंदर, किसके अंदर, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड के अंदर एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड को बनाया गया था, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको नोट डाउन करिए ना। रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, मतलब कि आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट गोल्ड का नहीं कर सकते थे। गोल्ड कैन नाइदर बी इंपोर्टेड नॉट एक्सपोर्टेड फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब एक नॉर्मल इंसान देश का अपने से सोने को नहीं एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट कर सकता था। गवर्नमेंट इंजॉय करती थी मोनोपोली ओवर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, केवल गवर्नमेंट ही सोने को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी। गोल्ड इज नाइदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, ठीक है। सक्सेसफुल, ये सबसे सक्सेसफुल गोल्ड स्टैंडर्ड था, ठीक है ना। विद द आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ये सिस्टम क्या खत्म हो गया, ये सिस्टम खत्म हो गया, मतलब कहानी खत्म इसकी।
अब दोस्तों गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, ये अपना आखिरी स्टैंडर्ड है। मॉडर्न वर्जन ऑफ, इसको याद रखना कि ये मॉडर्न वर्जन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड है। ओल्ड ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड कुड नॉट वर्क इन टुडे, जो पुराने सोने के स्टैंडर्ड थे वो आज के टाइम पे काम नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत की बात थी दोस्तों। ये IMF की मदद से मिलकर बनाया गया था। इसे ये IMF का आपको याद है ना, SDR को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। अंडर दिस एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय IMF मेंबर कंट्री। भैया जो भी एक्सचेंज रेट होगा कि एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी कितने में एक्सचेंज होगी, ये IMF के मेंबर डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। और भी फैक्टर्स होते हैं। गोल्ड इज नाइदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गोल्ड कोई एक्सचेंज करने का माध्यम नहीं होता है, ना ही किसी सामान के वैल्यू को नापने का माध्यम होता है, ठीक है ना। लोकल करेंसी सच एज, लोकल करेंसी इस्तेमाल करते हैं, जैसे चीपर मेटल हो गया, पेपर करेंसी हो गया दोस्तों, जो आज के टाइम पे है, जो आज के टाइम पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्ते मेटल हो गए, पेपर करेंसी जो हम लोग नोट इस्तेमाल करते हैं। एवरी मेंबर फॉलो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, हर कंट्री अपनी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा। जैसे RBI की इंडिया की खुद की है, चाइना की खुद की है, अमेरिका की खुद की है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, और क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिमांड और सप्लाई की मदद से एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमने इतना बहुत सारा टॉपिक को पढ़ लिया। अब आते हैं पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। क्या आते हैं, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। तो भैया इसको हम लोग मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं और क्रिएटिव स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, इसका नाम याद रखना, ठीक है ना। अंडर दिस स्टैंडर्ड देयर इज नो स्टैंडर्ड कॉइन्स, कोई भी स्टैंडर्ड कॉइन सिक्के नहीं होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब एक होमोजेनियस टाइप के सिक्के नहीं होते हैं। पेपर करेंसी इज द मेन करेंसी ऑफ द कंट्री, पेपर करेंसी हमारे देश की मेन करेंसी, जो भी अगर जिस भी देश में ये पेपर करेंसी स्टैंडर्ड होगा तो वहाँ पे पेपर जो होगा, कागज, एक मेन करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। Hence, it is a eager tender, ये क्या ईगर है, मतलब गवर्नमेंट ने ही इसको इशू किया हुआ है। फॉर मेकिंग स्मॉलर पेमेंट, छोटे छोटे पेमेंट करने के लिए, कॉइन्स मेड फॉर चीपर मेटल, सस्ते से जैसे इंडिया में क्या है आज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड चल रहा है, मान लो, ठीक है। अब मान लो कि मेन करेंसी क्या हमारे देश की, नोट है, 500 की नोट, 2000 की नोट, ठीक है ना, 100 की नोट, 200 की नोट, लेकिन छोटे छोटे पेमेंट करने के सिक्के भी हमारे पास हैं कुछ चीपर मेटल के, ठीक है ना। यार्टा मेटल आर यूज बाय द पब्लिक, मतलब कि जो पब्लिक है वो यार्टा मेटल, मतलब कि हल्का फुल्का मेटल की धातुओं का सिक्का इस्तेमाल करती है। पेपर करेंसी इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू एनी मेटल, जो पेपर करेंसी वो किसी मेटल में कन्वर्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं कि 100 का सिक्का लेके जाओगे, कहोगे भैया हमको इसको मेटल में कन्वर्ट करके दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 100 रुपए के नोट के बदले में आप लोग एक एक का सिक्का ले सकते हो दोस्तों। समटाइम इज नोन एज, इसको हम लोग फिएट स्टैंडर्ड भी कहते हैं, बिकॉज पेपर नोट अंडर दिस स्टैंडर्ड आर इनकन्वर्टेबल, क्योंकि ये इनकन्वर्टेबल होते हैं एंड स्टिल ये गार्डेड एज अ फुल टेंडर मनी, और इसके बाद भी हम लोग इसको फुल लीगल टेंडर मनी बोलते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया, जिसको सब लोग आसानी से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। इसका नाम हम सब याद रखना आप लोग, ठीक है। कभी कभी इसको फिएट स्टैंडर्ड कहते हैं, बिकॉज नोट अंडर दिस स्टैंडर्ड आर इनकन्वर्टेबल एंड स्टिल रिगार्डेड एज अ, हम लोग नोट को इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, फुल लीगल टेंडर मनी कहते हैं, ठीक है। तो भैया हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा पेपर करेंसी स्टैंडर्ड पढ़ लिया, कुछ भी छूटा नहीं है अपना, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मनी आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया, दो टाइप के मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, उसको आपको नोट डाउन करना, ठीक है। तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड अपना बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को अच्छे से देखना, कोई डाउट हो आप सीधे मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है बताइए ये क्या होगा, ठीक है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से चीजों को समझो एंड जो मैंने बताया उस पॉइंट पे फोकस करो, नोट डाउन करो। जैसे कि एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड किस स्टैंडर्ड बताया गया था, कितने नाम हैं, पुराना सबसे कौन सा है, ठीक है ना, बस ये सब चीजें। फ्री कॉइनेज का मतलब क्या होता है, बस ऊपर से, चाहे बीकॉम हो चाहे एमकॉम हो, ठीक है। तो बस दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एंड हम लोग के अदर मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोग हमको फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का पेज, फेसबुक का पेज, एंड दोस्तों आप लोग हम लोग के खुद के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है कॉमर्स नेशन, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही जल्दी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।